बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया, और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर लाजमी कमेंट्स करेंगे। आज की वीडियो जी मेरे किस्त नंबर 2 यानी पाकिस्तान के जितने जर्नैल थे उनके सिलसिले में मैंने शुरू किया। पहली किस्त में जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसूरी, जो पाकिस्तान का पहला जनरल कमांडर इन चीफ था, उसने क्या क्या गुल खुलाए और उसकी क्या कारकर्दगी थी आप लोगों के सामने पेश की। और अब आज दूसरे कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी जी, ये पाकिस्तान के दूसरे कमांडर इन चीफ थे जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए। क्योंकि मैंने आगे कहा था कि कायदे आज़म ने पहली दफ़ा भी टक्कर को कहा कि जी हमारा जनरल ये बना दिया जाए, और दूसरी दफ़ा भी ये डिमांड की, लेकिन नहीं सुनेगी। क्योंकि जब हम माई बाप किसी और को बनाएंगे फिर ज़ाहिर है वो उसकी मर्ज़ी होगी और वो अपने मतलब का बंदा ही आगे लेके आएगा जिससे उसे फ़ायदा हो। और यहाँ भी यही हुआ। अब ये समझ नहीं आ रही कि इन बिटवीन क्या मसला है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, माना कि दोनों तरफ मुश्तरका यानी इंडिया और पाकिस्तान में भी जो कमांडर इन चीफ और फौजी सरबराह थे वो अंग्रेज़ थे, लेकिन पाकिस्तान जब इस्लाम के नाम पे बना था तो फिर इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए था। फिर तो इनके अंदर जज्बा ईमानी के हिसाब से चलते तो ईमान सब कुछ सिखा देता है। अब जब अपने हाथ काट के दूसरे किसी को दे देंगे या अपने घर का रखवाला, बात वही है कि वो कहते हैं ना ओके होदा रखवाला बिला, तो फिर उसने तो घी पीना भी, ठीक है ना, और उसने अपना काम दिखाना है। और यही मुझे नज़र आ रहा है कि ये खैर ये दूसरा और आखिरी पाकिस्तानी कमांडर इन चीफ अंग्रेज़ था। इसके हाल अहवाल थोड़े शुरू में बयान करता हूँ, फिर बाद में ज़रा डिटेल इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। और इसमें एक और चीज़ जो पहले मैं ना कह सका कि नए आने वालों के लिए खुश आमदीद वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि तमाम मेरी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस वीडियो पे लाजमी कमेंट्स दें। जी, कमांडर इन चीफ जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी थे। ये भी बरतानवी हिंदुस्तानी ऑफिसर थे और आपने भी पहली और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। जनरल ग्रेसी इंडिया में रहने वाले अंग्रेज़ ख़ानदान में पैदा हुए। जनरल ग्रेसी की पैदाइश 3 सितंबर 1894 को मुजफ्फरनगर इंडिया में हुई थी और उनकी वफ़ात 5 जून 1964 को सरे इंग्लैंड में हुई थी। यानी जनरल ग्रेसी की उम्र 69 साल थी। जनरल ग्रेसी पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ के तौर पर 11 फरवरी 1948 था 16 जनवरी 1951 तक रहे। यानी जनरल ग्रेसी अपने रिटायरमेंट तक इस ओहदे पर फायज रहे। जनरल ग्रेसी ने तकरीबन 4.5 साल तक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी और जनरल ग्रेसी ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोर 1 इंडिया के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। जनरल ग्रेसी की फ़ौजी सर्विस 1915 तक 1951 यानी तकरीबन 36 साल रही। जनरल ग्रेसी ने अपनी इब्तदाई तालीम ब्लंडेल्स स्कूल और रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में तालीम हासिल की। जनरल ग्रेसी 15 अगस्त 1914 को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर गैर मुंसलिक फहरिस्त हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल किया गया और 1915 के अवाइल तक ग्रेसी 5वें एक्स्ट्रा रिजर्व बटालियन रॉयल मिनिस्टर फोसेलिजर से मुंसलिक हो चुके थे। जनरल ग्रेसी ने 11 जनवरी से 2 मई 1915 तक फ्रांस में खिदमत सर अंजाम दी। सितंबर 1915 में ग्रेसी को हिंदुस्तानी फ़ौज की गैर मुंसलिक फहरिस्त से फर्स्ट किंग जॉर्ज की अपनी गोरखा राइफल्स दी मालून रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात किया गया। ग्रेसी अपनी रेजिमेंट के साथ मेसोपोटामिया और फ़लस्तीन में फ़ाल खिदमत देखी और इन्हें खिदमत की वजह से ग्रेसी को पहले 1917 में और फिर
1919 में मिलिट्री क्रॉस तमगे से नवाजा गया। जनरल ग्रेसी जी के तमगों का हवाला, कुछ इनके तमगे भी बता दें जी आपने। हमले में 2 कंपनियों की कमांड करते वक्त नुमायां बहादुरी और फर्ज की लगन पर ग्रेसी को तमगे मिले। ग्रेसी पुरअज़म मुखालफत के बावजूद दोनों कंपनियों को मकसद की तरफ ले जाने में कामयाब हो गए और अपनी अनथक तवानाई और वसाइल के ज़रिए ऑपरेशन की कामयाबी के लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार थे। जैसा कि जंग के ज़माने में अक्सर होता है, उनकी मुख्तलिफ औकात में आला ओहदों पर तैनातियाँ की गईं, लेकिन अगस्त 1917 में बाकायदा तौर पर लेफ्टिनेंट और अगस्त 1918 में कप्तान बना दिया गया। ग्रेसी जंग अजीम अव्वल के बाद 1925 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में इंस्ट्रक्टर बन गए और एक कैडेट कंपनी की कमांड की। ग्रेसी 1928 था 1929 तक स्टाफ कॉलेज कोयटा में तालीम हासिल की और 1 साल की तालीम के दौरान ग्रेसी के साथ बहुत से दूसरे तलबा भी शामिल थे जिनके मुकदमे में जनरल ऑफिसर का दर्जा हासिल करना लिखा था। अमन के ज़माने में तरक्की आस्ता आस्ता हुई और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ऑफिसरान के अगले दर्जे के अबूरी कदम के तौर पर ब्रियूट दर्जे का इस्तेमाल किया गया। ब्रियूट दर्जा वो दर्जा था जो कि एक साबका किस्म का मिलिट्री कमीशन था जो ख़ास तौर पर शानदार खिदमात के लिए दिया जाता था, जिनके ज़रिए किसी ऑफिसर को मुतल्लिका तनख्वाह के बगैर आला ओहदे पर तरक्की दी जाती थी। 1930 में ग्रेसी को ब्रियूट मेजर के ओहदे पर तरक्की मिली। 1931 के आखिर में GHQ इंडिया में GSO2 मुकर्रर हुए और जब 1935 के आखिर में यह तकरीर ख़त्म हुई तो ग्रेसी को बाकायदा मेजर के ओहदे पर तरक्की मिल चुकी थी। 1936 के अवाल में इन्हें एक और GSO2 पोस्टिंग ऑफ वेस्टर्न कमांड हिंदुस्तान में दी गई। कैप्टन से मेजर बनने के लिए इतने लंबे इंतज़ार के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल से अगली पेशरफ जनवरी 1938 और फरवरी 1939 में बहुत तेज़ी से हुई। सितंबर 1939 में दूसरी जंग अजीम के आगाज़ में ग्रेसी हिंदुस्तान की शुमाली सरहद पर 2nd बटालियन 3rd क्वीन अलेक्जेंड्रा गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर यानी CO थे। मार्च 1940 में मुकम्मल कर्नल के ओहदे पर तरक्की के बाद ग्रेसी स्टाफ कॉलेज कोयटा के असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। मई 1941 में इन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई और 17 इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड दी गई, जिसे 8वीं इंडियन इन्फेंट्री डिवीज़न के हिस्से के तौर पर जल्द ही इराक में बसा भेजा गया, लेकिन उन्होंने एंग्लो इराक जंग में कोई ख़ास हिस्सा नहीं लिया। जून 1939 में ब्रिगेड को शुमाल मगरबी इराक की तरफ शुमाल मशरक़ी शाम में बैगडो के नार्ड के इलाके तक जाने का हुक्म दिया गया, जो शाम लबनान मुहिम का हिस्सा था। इसके बाद ग्रेसी और उसकी ब्रिगेड को इराक फोर्स के एक हिस्से के तौर पर इराक में रहे मशरिक़ वस्ता को कफकास के जुनूब में मुमकिना महवर से बचाते रहे। ग्रेसी को इनकी खिदमात के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया था। क़याम पाकिस्तान को अभी सिर्फ 2 माह ही गुजरे थे कि भारत ने कश्मीर पर हमला करके पाकिस्तान को अनचाही जंग में धकेल दिया। आज़ादी के वक्त वो 560 हिंदुस्तानी रियासतों को पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करना था और उसके साथ इल्हाक करना था। चूँकि कश्मीर की सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती थी, इसके अलावा कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत में थे, इसलिए कश्मीर का पाकिस्तान के साथ शमूलियत अख्तियार करना एक फितरती बात थी। लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलकर कश्मीर में पाकिस्तान की हमायत पाकिस्तान की हमायत करने वाले मुसलमान का कत्लेआम शुरू कर दिया। कश्मीरियों ने राजा के इरादे को भांपते हुए बगावत शुरू कर दी। पाकिस्तान से भी हज़ारों कबायली अपनी कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए जा पहुँचे। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का मुश्तरका लश्कर श्रीनगर पहुँचा तो
महाराजा हरि सिंह दिल्ली फरार हो गया, जहां उसने इन दस्तावेज पर साइन कर दिए जिसके बिना पर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कश्मीरी अवाम को यह फैसला नामंजूर था। दस्तावेज पर साइन होने के बाद भारत ने अपनी फौजी जंगी तैयारों के ज़रिए कश्मीर में उतारे और श्रीनगर पर कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान के वसाइल से महरूम फ़ौज के बरतानवी सरबराह सर जनरल डगलस ग्रेसी ने कायदे के वाज़ेह अहकाम के बावजूद कश्मीर में भारत का मुकाबला करने से इनकार कर दिया था। हम बाद में जब भारत ने अपना कब्ज़ा मजबूत कर लिया, जनरल ग्रेसी को इस वक्त फ़ौज भेजने पर कोई एतराज़ ना था, लेकिन ज़ाहिर है अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बावजूद पाक फ़ौज ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का भरपूर दिफा किया। अभी जंग जारी थी कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा जा पहुँचा, जहाँ करारदाद पेश की गई जिसमें भारत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय पाकिस्तान से यह कहा गया कि वो कश्मीर से अपनी फ़ौज वापस बुला ले, यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिस पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, कहते हैं जी वहाँ से भी फ़ौज वापस ला दें, बना दे, यानी वो अंग्रेज़ बनिया हिंदू बनिया को फुल सपोर्ट कर रहा था। कायद-ए-आज़म ने यह करारदाद रद्द कर दी, ताहम उनकी वफात के बाद वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान जंग बंदी पर आमादा हो गए और 1 जनवरी को जंग बंदी हो गई। जनाब ये थोड़ा था इसका हाल अहवाल था। अब आगे मैं थोड़ा सा स्टोरी ये बना दूँ, क्योंकि अब मेरा ख्याल है जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए, अब जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग स्टेट बनी तो यकीनन उसमें कुछ ऐसा मुआहदा हुआ होगा कि फ़िलहाल दोनों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ज़ाहिर है इन्हें लीड जो वो कर रहे थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही कर रहे थे। अब इसमें एक सवाल इसमें किस्त में भी मैं करना चाहता हूँ, अगर ये बात सही है तो फिर पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनने में क्या हर्ज था लॉर्ड माउंटबेटन को, जहाँ पे कायदा में ये कहा जी ये एक इस्लामी स्टेट है और हम किसी दूसरे को इसका गवर्नर जनरल नहीं बनने देंगे, ठीक है वेरी गुड। तो फिर भैया अगर आज़ादी ली थी ना तो पूरी लेते, फिर ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका होता ना कुछ और, ना उनके बाहर में जाए उनके फौजी अफसरान जो इस जंग के कश्मीर की जंग के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने धमकी दी थी ना कायद-ए-आज़म, जिससे फिर कायद-ए-आज़म में चुप हो गए, जनाब अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अपने सारे फौजी अफसरान यहाँ से ले जाएं। अबे भाड़ में जाएं आप और आपके फौजी अफसरान, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यकीन माने ये जवाब होना चाहिए था अगर ईमान की कुव्वत मजबूत होती तो। देखें बेसरो सामानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से चले, मदीना की रियासत बनाई तो किसी से उन्होंने इल्हाक नहीं किया कि जनाब आया हमें तरबियत दे। उनके अंदर कुव्वत ईमानी इतनी थी, क्योंकि मुसलमान का तो ईमान ही यही है कि जंग में मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। और जब ये ईमान होता है ना तो एक बंदा 30 पे भारी होता है, जैसे कि ग़ज़वा बदर, जैसा कि करीब तरीन गजाए तो 1965 में जो कहा जाता है कि जी जनाब वहाँ वो फरिश्ते आ गए, ये आ गए, कुछ भी नहीं हुआ भाई। उस वक्त हमारे में ईमान की वो थी, इसलिए हम ईमानी जज्बे से लड़े थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हम अपने से 4 गुना ज़्यादा ताकत को जो है ना ज़मीन चटाने पे मजबूर कर दिया। वजह क्या थी? हमारे अंदर ईमान की ताकत थी। उस वक्त ईमान यही था कि मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। तो फिर क्या वजह थी? क्यों लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म का धमकी की अगर आपने मेरी बात ना मानी? जब कायद-ए-आज़म ने कहा था ये डगलस को कि आप फौजें भेज दें कश्मीर में, वहाँ जुल्म हो रहा है, तो उसने कहा हम नहीं भेज सकते। तो लॉर्ड माउंटबेटन को क्योंकि उन्होंने ख़त लिख दिया, क्योंकि ये अंदर से एक ही थे और मजा दियाँ भैणा होंदियां ने, इनका आपस में रब्ता था। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को धमकी लगा दी कि अगर आप ये करेंगे हम अपने सारे फौजी अफसरान वहाँ से ले जाएंगे, हम यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे, भाड़ में जाओ। ये तो मैं होता यकीन मानो मैं यही जवाब उन्हें देता, निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। हम खुद देखते हैं क्या ये क्यों कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं। जब कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे और ये एग्रीमेंट में भी यही था, उस वक्त एग्रीमेंट में भी ये था कि जो 560 रियासतें थे वो अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ चाहें इल्हाक कर दें। तो कश्मीरी रियासत ये चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। वो राजा जो गद्दार था, वो सिख था,
उसने जाके इंडिया के कागजात पे साइन कर दिए। उसमें रियासत की मर्जी पूछी गई, हालांकि पूछना चाहिए था। बाद में फिर अक़वाम मुत्तहिदा देखे। मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तान और दूसरे मुसलमान ममालिक भाग भाग के अक़वाम मुत्तहिदा से क्या लेने जाते हैं। इन्हें भीख भी नहीं मिलती, वहाँ से जलील होके आते हैं। और उसकी मैंने आगे मिसाल दी थी कि मैं सऊदीया में था आज से 6-7 साल पहले। वो अक्सर इसराइल अभी भी आ रहा है, या रमज़ान आ रहा है, देखना ईद के करीब वो फिर बमबारी शुरू कर देगा। तो ऐसे ही हुआ, और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने अशाइया दिया। सब मुस्लिम जो सफ़ीर वहाँ अशाइया में मौजूद थे, इफ्तार पार्टी थी, उसमें उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, उसने बरमला सब को बिठा के कहा जी जो इसराइल कर रहा है ठीक कर रहा है, शैतानी जो है ना वो फ़लस्तीन कर रहा है। और सब यूँ सर यूँ आगे आगे बैठे थे। और कम अज़ कम इतनी तो शर्म खा लेते, अगर ऐसी बात थी वहाँ से उठ के आ जाते सब, या जिसमें शर्म बाकी थी। लेकिन वहाँ सब बेशर्म बैठे हुए थे। हमारा अलमिया ये है कि बराए नाम तो हमने पाकिस्तान बना लिया, लेकिन आज तक हमारा माई बाप कोई और है। आज तक हम उस माई बाप से डर रहे हैं। अभी भी यही हाल है कि ऊपर से आती हैं इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उस पर अमल किया जाता है। हदायत ऊपर से आती हैं। कहाँ गई हमारी गैरत? कहाँ गया हमारा मुसलमानी जज्बा? कहाँ के हम मुसलमान हैं? इससे तो अच्छा था अंग्रेज़ी यहाँ हुकूमत करते। अगर ऐसे ही करना था ना, कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान को। वो फिर गफ़ार खान सही कह रहा है, असल में हमें असल हकीकत बताई नहीं जा रही। अब उसकी वीडियो चल रही है ना, पता लग रहा है, वो कह रहा है भाइयों मैं तो ये कह रहा था कि ये मुसलमान बढ़ जाएंगे, 2 हिस्सों में हो जाएंगे, कुछ इंडिया में रह जाएंगे, कुछ पाकिस्तान में आएंगे, ये हमारी ताकत कम हो जाएगी। और फिर बाद जब बांग्लादेश बना तो हमारी ताकत 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। और ये हकीकत बात थी। अगर ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना था ना, तो फिर उसकी बात 100% ठीक है। अब हमारी ताकत 3 हिस्सों में बढ़ गई है। एक ताकत इंडिया में है, एक ताकत पाकिस्तान में है, और एक ताकत बांग्लादेश में है। हम इकट्ठे होते ना, कोई भी हमारा बाल भी बिका ना कर सकता। लेकिन अज़ल से मुसलमानों में गद्दार पैदा हुए और अब तक रहेंगे। हमें अपने गद्दारों ने मरवाया। आप देखें, इंशाल्लाह तीसरी किस्त में फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इसमें कमेंट्स दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।